हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस मस्ट वॉच करते होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज के इस क्लास में हम लोग संप्रेषण के प्रकार नामक प्रकरण या टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी हम लोग कंटिन्यूअसली संप्रेषण ही पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जब भी कोई क्लास जाती है तो एक बार पीछे का जो नोट्स आप लोग बनाए उसको रिवाइज करके पढ़ा करें। तो इससे क्या होगा कि चीज़ें और भी स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। आज की इस क्लास में हम लोग संप्रेषण के प्रकार, उन प्रकार को कितने माध्यम में या कितने आधार पर बाँटा गया उसको भी देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं क्विक प्रीव्यू में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। तो क्लास को एंड तक देखेंगे तो सारी जानकारी या सारी जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए वो आप समझ पाएँगे। यहाँ पे देख सकते हैं पहली लाइन लिखा है कि वर्तमान युग में संप्रेषण कम्युनिकेशन में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाने लगा है। पहले एक चीज जान लीजिए, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है। वर्तमान युग में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या हर क्षेत्र में प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है सभी लोगों के साथ समान व्यवहार और सभी लोगों को समान अवसर। जैसे यहाँ लिखा है कि अध्यापक को सभी बालकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए रहे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति आस्थान ऐसे मतलब किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो शिक्षा के क्षेत्र में, कक्षा में। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के प्रकार को कई आधारों पर बांटा गया है। एक तो बांटा गया है उनके कम्युनिकेशन चैनल पे संप्रेषण, और दूसरा बांटा गया है उसके उद्देश्य पे। एक और मतलब आधार है जो कि उसको अदर अन्य आधार कहते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जब आपसे एग्जाम में पूछेगा संप्रेषण के प्रकार बताइए, तो आप बताएंगे दो प्रकार, शाब्दिक और अशाब्दिक। इन दोनों का अर्थ क्या है इसको अभी हम लोग जान लेते हैं। शाब्दिक का मतलब होता है जिनमें शब्दों का प्रयोग हो। जैसे जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो शब्दों से बातचीत करते हैं, बोल के बातचीत करते हैं, तो वो शाब्दिक हो जाएगा। अशाब्दिक जिसमें बोलते नहीं है, जैसे आपने किसी ने पूछा खाना खाया आपने, तो आप बोलोगे तो ये भी एक कम्युनिकेशन का प्रकार है। आपसे किसी ने पूछा कि कितने मिनट में लौटोगे बाजार से, तो आप कहोगे। तो ये क्या है, ये भी कम्युनिकेशन हो रहा है, आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं। अगर रिप्लाई नहीं देते तो कम्युनिकेशन नहीं होता। किसी ने कुछ पूछा, आप अगर रिप्लाई नहीं देते तो ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। लेकिन आपने रिप्लाई दिया, संकेत के आधार पे दिया। आपने किसी ने पूछा कि आप जैसे बोला कि आ गए हो रूम में या आ गए हो घर, तो आप बोलोगे तो ये क्या है, आपने एक संकेत दिया। वो थोड़ा सा मतलब कुछ इस तरीके से संकेत छू के बता के, इस तरीके से मुस्कुरा के भी आप अगर मुस्कुरा दिए तो ये अशाब्दिक, आपने कुछ बोला नहीं लेकिन आपने रेस्पॉन्स किया। तो ये देखिए। अब शाब्दिक में भी दो प्रकार होते हैं, एक है मौखिक जिसको ओरल कहते हैं, दूसरा है लिखित जिसको आप कहते हैं रिटन। इसको जो शाब्दिक है इसको हम लोग कहते हैं वर्बल। इंग्लिश में आप सभी लोग नोट जो अपना नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखते जाएंगे, क्योंकि ये कभी कभी अगर इंग्लिश का टर्म याद रहेगा तो कम से कम आपको जानकारी होगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, वर्बल, नॉन वर्बल। उसके बाद इसमें दो टाइप हैं जो कि जिसकी बात हम लोग अभी करेंगे, वो है मौखिक और लिखित। जैसे देखिए, शाब्दिक की बात की तो शाब्दिक में या तो हम बोल के बात करें, जैसे वार्ता करें, व्याख्या करें, कहानी कहें, प्रश्नोत्तर, प्रश्न पूछें आप उत्तर दें, तो वो भी मौखिक हो गया। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, ये व्याख्या चल रही है जिसको आप लेक्चर बोलते हैं, तो ये भी एक मौखिक का ओरल का उदाहरण हो गया। उसके बाद बोलकर हम बता रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं, दिखाकर डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं जब हम, तो वो भी सब मौखिक के उदाहरण है। लिखित में जैसे कि अगर हम लिख के बताएं, जैसे मैं साथ ही साथ आप लोगों को लिख कर भी बता रहा हूँ कि इसको ओरल कहते हैं और इसको रिटन कहते हैं। और ये दोनों जो ओरल रिटन है ये है वर्बल कम्युनिकेशन या शाब्दिक संप्रेषण के प्रकार। तो ये क्या है, जब हम लिख कर कुछ बताते हैं, जैसे हमने कुछ जैसे पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, तो चिट्ठियां भी एक तरीके से कम्युनिकेशन का हिस्सा थी। मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, तो ये चिट्ठी भेजता था इन्हें, फिर ये इनके बदले में भेजते थे उसका रिस्पॉन्स, उसके जो भी वो पूछा जाए, जिस भी पर्पज के लिए चिट्ठी भेजी जाती थी। तो चिट्ठियों का लेन देन क्या था, ये लिखित संप्रेषण था। ये उसका सटीक उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब अशाब्दिक की बात आएगी तो इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे वाणी या आवाज से संप्रेषण, जैसे हमने बोला कि आप ऐसे बोलते हो या किसी और तरीके से। उसके बाद आंख, वो मुख मुद्रा से संप्रेषण, जैसे आप मुस्कुरा दिए या आपने आंखों से ही गुस्सा दिखा दिया, तो ये कुछ तरीके के स्पर्श छू कर
ठीक है, तो इस तरीके के जो रेस्पॉन्सेज होते हैं, जो उत्तर आप देते हैं, वो जैसे आप पूछते हैं कि कहाँ, तो इसका मतलब है कि आप पूछ रहे हो कहाँ गए थे, ठीक है। आप कोई अपने फ्रेंड से ही पूछते हो तो आप ऐसे बोलते हो, तो इसका मतलब वो समझ जाता है। तो ये अशाब्दिक संप्रेषण हुआ। तो वो बोलता है कहीं नहीं यहीं थे, तो ऐसा समझ लीजिए, इसको अशाब्दिक कहते हैं। इसके अलावा और आधार होते हैं, जैसे देखिए उद्देश्य के आधार पे फॉर्मल और इनफॉर्मल भी बांटा गया, जिसको औपचारिक, बहुत छोटा सा है, इसको बस समझ लीजिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है। औपचारिक और अनौपचारिक, ये दो आधार क्या हैं? ये भी संप्रेषण के ही आधार हैं। एक है औपचारिक, जैसे आप लोग क्लासरूम में हो, आप किसी मीटिंग में हो, तो औपचारिक संप्रेषण होता है, मतलब। और जब आप घर में हो, अपने परिवार में हो, दोस्तों में हो, तो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल टाइप का, मतलब आप जैसे भी बोल सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर्मल में रहते हैं तो आपको अपने वाणी पे, शब्दों पे, सब पे ध्यान देना होता है। आप एक डिसिप्लिन में बात करते हो, आप सामने वाले को देख कर बात करते हो, तो इस तरीके के ऑफ जो संप्रेषण है उसको फॉर्मल कहते हैं और इनफॉर्मल कहते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में दो प्रकार के संप्रेषण को हमने ऐड किया है या ऐड किया जाता है। वो हम लोग, जैसे आप लोग देख पाएंगे, एक है इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, जिसको व्यक्तिगत संप्रेषण या व्यक्तिगत आप कह सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो व्यक्तिगत संप्रेषण। व्यक्तिगत का मतलब आप समझ रहे होंगे कि व्यक्तिगत जहां भी प्रयोग हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक व्यक्ति से दूसरे, मतलब दो व्यक्तियों के बीच की बात है, तो इसको व्यक्तिगत हो गया। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है आपका सामूहिक संप्रेषण, जिसको कलेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, दो टर्म है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होते हैं। लेकिन इन शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग, जैसे अगर मैं कहूँ कि आप कैसे पढ़ाते हो या शिक्षक कैसे पढ़ाता है, तो शिक्षक अशाब्दिक संप्रेषण का भी प्रयोग करता है और अशाब्दिक दोनों, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों, मौखिक लिखित दोनों। तो ये सारे जो भी प्रकार के जितने भी उदाहरण हैं शिक्षा या पढ़ाते समय, ये सारे उदाहरण आ जाते हैं। अब हम लोग व्यक्तिक संप्रेषण की बात करते हैं। व्यक्तिक, जैसा नाम से ही आपको शाब्दिक अर्थ से ही समझ में आ गया होगा, जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो उसे व्यक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। ये आप सभी लोग नोट कर लेंगे। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि व्यक्तिक संप्रेषण क्या है, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि जब शिक्षक जो है प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है। इसका लाइव एग्जाम्पल आपका ट्यूशन है। जब आप ट्यूशन की बात करते हैं तो ट्यूशन में क्या होता है, एक बच्चा या दो बच्चे और एक टीचर जाकर उनको पढ़ा रहा है, तो ये क्या है, ये व्यक्तिक है, मतलब एक बस दो लोग हैं, पढ़ने वाले जितने टीचर उतने स्टूडेंट हैं, तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हो पा रहा है बच्चे और टीचर के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसकी व्यक्तिक संप्रेषण की परिभाषा है, लेकिन आप ये भी लिख देंगे कि जब शिक्षक प्रत्येक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है या शिक्षा देता है तो उसको व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, जैसे छात्रों की रुचियों में, अभिरुचियों में, आवश्यकताओं, मानसिक योग्यताओं के अनुसार शिक्षण देना। जैसे जब कोई बच्चा कमजोर होता है, मान लीजिए कोई ए नाम का बच्चा है, ये कमजोर है, तो इसके गार्जियन क्या करते हैं, इसकी ट्यूशन लगवा देते हैं। ट्यूशन क्यों लगवाते हैं कि उनको लगता है कि अगर कोई स्पेशली या इंडिविजुअली इसको पढ़ाएगा तो ये शायद अच्छा कर जाए। तो इंडिविजुअली पढ़ाने के लिए या इंडिविजुअली शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करना। कभी कभी कुछ बच्चे एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, वो क्लास में जाते हैं तो हमेशा आंसर करते हैं, तो टीचर उनको बिठाता है कि सबको पढ़ाना है, तो उनके लिए भी ये विशेष तौर पे काम आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि साधारण बालकों को उनके पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, जैसे ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना है तो उसको इंडिविजुअल ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको अगर बॉलर बनना है तो बॉलर बॉलिंग की ट्रेनिंग, बैट्समैन बनना है तो बैटिंग की ट्रेनिंग, ये चीज़ें हो गई। इसके कुछ गुण और दोष होते हैं। इसी तरीके से आप अभी आगे हम लोग सामूहिक जब संप्रेषण पढ़ेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि इसमें कुछ न कुछ गुण और कुछ न कुछ दोष होते हैं इन दोनों प्रकार के संप्रेषण में, और ये दोनों शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग होता है। पहला, अगर गुण की बात की जाए तो इस विधि के अनुसार शिक्षा का केंद्र जो होता है वो बालक होता है। क्योंकि एक टीचर जो है वो एक बच्चे को पढ़ाने जाता है ट्यूशन, ठीक है, और एक बच्चे को पढ़ाने जाता है तो ये क्या है, ये बच्चा केंद्र है। जैसा उसकी डिमांड होगी, उसकी गार्जियन की डिमांड होगी, टीचर वैसा पढ़ाता है, वो सब्जेक्ट पढ़ाता है। अतः और इसको देख सकते हैं, इसको बालक केंद्रित मनोविज्ञान विधि कहते हैं। मतलब बच्चे के मानसिक स्तर को देखकर टीचर जो उसको पढ़ाना होगा 1 घंटे 1.5 घंटे में वो अपना पढ़ाता है।
इस विधि में बालक स्वयं करना सीखता है, जैसे होमवर्क भी देता है टीचर तो वो स्वयं, इसमें देखिए कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। लेकिन आप इसके पॉइंट्स 4-4 3-3 4-4 पॉइंट्स आप लोग जो आपको सही लगेगा, मैं जो बताऊँ वो ज़रूरी नहीं, जो आपको सही लगे, आपसे याद हो, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें देखिए एक और है कि यहाँ पे शिक्षक जो है बालक के व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। इस विधि में क्या होता है कि जब अगर मुझे आप में से किसी एक को पढ़ाना हो, तो मैं उसको पूरा मतलब जैसे होता है ना कि मैं ये जान लूँगा कि इसको किस शब्द में दिक्कत आ रही है या कौन से कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से मतलब व्यक्तिगत इंडिविजुअली मैं ध्यान दे पाऊँगा या एक शिक्षक ध्यान दे पाता है। इसमें एक और है कि इस इस विधि से प्रखर बुद्धि और मंद बुद्धि दोनों प्रकार के छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर भी शिक्षा दी जाती है, ये भी उसी तरीके का उदाहरण है। शिक्षक जो है बालक पर अपने व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रभाव डालने में समर्थ रहता है कि जैसे अगर टीचर जो भी अगर मैथ्स का टीचर है तो उसका अगर मैथ्स पढ़ो, मैथ्स में ये स्कोप है, वो स्कोप है, कुछ इस तरीके का। अब देख लेते हैं इसके दोष क्या हैं। इंडिविजुअल जब एक व्यक्तिगत पढ़ाई मतलब संप्रेषण किया जाता है, व्यक्तिगत शिक्षण में संप्रेषण जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इसके दोष क्या है? सबसे पहले है कि ये विधि जो है व्ययपूर्ण है, मतलब इसमें खर्च ज़्यादा है। अगर एक टीचर जो है किसी एक बच्चे को पढ़ाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सभी लोग जान सकते हैं कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी या उसकी फ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन जब एक पूरे क्लास को पढ़ाता है तो फ़ी कम हो जाती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो ट्यूशन कोचिंगों की फ़ी 2000, 2500, 3000 तक होती है। ये और प्रत्येक समाज इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता, सभी लोग इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, ये इसका दोष है। प्रत्येक छात्र के लिए एक शिक्षक का प्रबंध करना भी असंभव सा लगता है। अगर एक टीचर और एक टीचर और एक स्टूडेंट अगर ये रेशियो रहेगा तो ये पॉसिबल भी नहीं है हमारी सोसाइटी में, किसी भी देश में। इस विधि द्वारा बालक के सामाजिकता के गुण का विकास नहीं किया जा सकता या नहीं किया जा सकता। जैसे सामाजिकता का विकास का मतलब होता है कि जब एक क्लास होती है तो आप एक दूसरे के फ्रेंड बनते हो, एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हो। लेकिन ट्यूशन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये इसके दोष हैं। काफ़ी अच्छे हैं, जैसे गुण को हम लोग मेरिट कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहीं लिखा होगा मेरिट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस सॉरी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, और डीमेरिट मतलब दोष, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि ये विधि जो है अव्यावहारिक है, हालाँकि ये सही नहीं है टर्म, इसको आप हटा देंगे। इस विधि में प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रतिस्पर्धा का सदैव अभाव रहता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। इसमें क्या होता है जब 2 या 10 20 या 50 लोग पढ़ते हैं तो उनमें कॉम्पिटिशन की भावना होती है कि एक दूसरे से अच्छा मार्क्स लाना है, एक दूसरे से अच्छा करना है, एक दूसरे से अच्छा दिखाना है कि हमने ये पढ़ के आया, हमारा मार्क्स इतना आया। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल को पढ़ाएँगे तो उसके उसके साथ कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो उसमें कॉम्पिटिशन की भावना नहीं आएगी। उसके बाद बालक के दृष्टिकोण को संकुचित करती है, इसमें संकुचित हुए उसको बात करने के अवसर नहीं है बच्चों को। तो ये इसके क्या हो गए आपके, ये इसके दोष हो गए। अब हम लोग देखते हैं सामूहिक संप्रेषण क्या है? ठीक उसका विपरीत है। सामूहिक संप्रेषण का अर्थ कक्षा शिक्षण है, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहेंगे क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग नाम से ही, वर्ड से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्लासरूम का मतलब वो टीचिंग जो कि क्लासरूम में होती है, और जो क्लासरूम में टीचिंग होती है वे सामूहिक शिक्षण सामूहिक संप्रेषण का ही उदाहरण है। देखिए, एक से मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अनेक उपसमूह बना लिए जाते हैं, साधारणतः इन्हें कक्षा कहते हैं। मतलब कक्षा है तो उसमें आप सभी लोग पता है क्लास 6 अलग है, 7th अलग है, 8th अलग है, 9th अलग है। तो ये इनके मानसिक स्तर पे, इनके आप इनके कह सकते हैं कि ज्ञान के स्तर पे इसको विभाजित किया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे शिक्षक इन कक्षाओं में जाकर सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे टीचर जा रहा था घर या टीचर बुला रहा था पढ़ाने के लिए, यहाँ पे एक कक्षा में जब टीचर जाता है, जैसा आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे, ये जो इस शिक्षण में मतलब क्लासरूम टीचिंग में जो जिस संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है वो है सामूहिक संप्रेषण। इसके बाद आप देख पाएंगे इसके गुण क्या है। तो गुण में सबसे पहला है कि ये विधि सरल और सस्ती है। जैसे हम लोग जिस विधि से पढ़ रहे हैं ये भी सामूहिक संप्रेषण है, इसमें आप लोग कई लोग पढ़ रहे हो, बाद में इस वीडियो को बाद में भी बहुत से लोग देखते हैं। और ये इसी कारण ये व्यावहारिक है। व्यावहारिक का मतलब कि ये अप्लाई भी हो जाती है। उसमें अव्यावहारिक इसलिए लिखा था क्योंकि वो एक टीचर और एक स्टूडेंट
का रेशियो कभी भी हो ही नहीं सकता है कि जितने पढ़ने वाले लोग हों उतने पढ़ाने वाले लोग भी। यहाँ पे इस विधि में छात्रों का व्यवहार कुशल बनाती है। बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। जैसा मैं कि आप लोगों को बताया कि जब एक एक टीचर पढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पे ढेर सारे जब बच्चे बैठे होंगे, कई बच्चे, तो ये आपस में इनकी फ्रेंडशिप होगी, इनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा। तो ये क्या होगा? यही एक-दूसरे से संपर्क में आने पर अच्छे गुणों को सीखेंगे। उसके बाद इस विधि में शिक्षा देने में बालकों की तर्क शक्ति, कल्पना, चिंतन शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति, एक दूसरे को देखकर आंसर करेंगे, एक दूसरे का आंसर रिपीट करके बोलेंगे, तो इससे उनमें एक अच्छे कौशल के और आप कह सकते हैं कि उसमें आप उनको आंसर देने की प्रवृत्ति जो है उसमें विकास होता है। इस विधि में ये विधि जो है नेतृत्व के गुणों का विकास करती है और बालकों के लिए पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। क्लासरूम में आप लोग देखते हैं कि एक क्लास मॉनिटर बना दिया जाएगा। तो क्लास मॉनिटर बन गया तो उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हुई। अगली क्लास में कोई और बन गया। तो ये सारी चीज़ें क्लासरूम में ही पॉसिबल है, बाकी चीज़ें आप सभी लोग जानते हैं। देखिए जैसे ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये विधि जो है बालकों को उत्तर देने की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। जैसे कि प्रेयर होती है तो प्रेयर में जब किसी एक को बोल दिया जाए कि आप खड़े होकर प्रेयर कराओ तो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब हम सभी लोग बोलते हैं तो बहुत सी चीज़ें लगता है कि अरे आप प्रेयर तो आसान थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंडिविजुअली जैसे किसी से कोई चीज़ ऐसे पूछ दिया जाए कि आप सभी लोग बताओ इस फ़ॉर्मूले का इसका आंसर, जब सभी लोग एक साथ बोलते हैं, जिसको नहीं भी आ रहा होता है, सुन के उसी में रिपीट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर उत्तर देने की प्रवृत्ति जो है वो उत्पन्न होती है, जिसकी बात मैं कर रहा था। कक्षा शिक्षण में क्लासरूम टीचिंग में बालकों के विचारों का आदान-प्रदान होता है। इस प्रकार इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। विचार फ्रेंडशिप होगी, कंपटीशन होगा, हो सकता है दुश्मनी भी हो एक-दूसरे से, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लासरूम टीचिंग में ही संभव है। लेकिन इसके जैसा कि हमने देखा कि जब हम व्यक्तिगत पढ़ रहे थे, व्यक्तिक संप्रेषण, तो उसमें कुछ गुण और दोष है। इसी तरीके से इसमें भी कुछ दोष हैं। देखिए, ये बाल केंद्रित या मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि बालकों की रुचियों और आवश्यकताओं की अवहेलना होती है। मतलब किसी बच्चे की जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप में से कोई कहेगा कि सर बाल विकास पढ़ाइए, कोई कहेगा सर मैथ की पूरी क्लास कराइए। तो जब कोई एक इंडिविजुअल बोल रहा है, मान लीजिए 20 स्टूडेंट हैं, आप लोग अगर 20 देख रहे हैं, 25 बाद में जितने भी लोग देखें, एग्ज़ाम्पल आप मान लो, कोई 1 या 2 स्टूडेंट्स ये बोलें, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 कर दे रहा हूँ, 1 या 2 स्टूडेंट कोई ये कहें कि सर यहाँ पे 1-2 स्टूडेंट कहें कि सर मैथ्स ही पूरा कंप्लीट कर दीजिए, मैथ्स हमारी वीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि उस बच्चे के अनुसार काम नहीं हो रहा है। तो ये एक तरीके का डिमेरिट है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि मेजॉरिटी जो कहती है वही होना चाहिए या वही होता है। इसमें दोष में और क्या है, शिक्षा देने में बालकों के व्यक्तिगत भेदों पे और कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सभी बालकों को एक समान शिक्षा दी जाती है। अब जैसे आप में से बहुत से हिंदी और इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट होंगे, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर इसकी इंग्लिश में बताते तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन हमें एग्ज़ाम के हिसाब से, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग और हमें अपने लोकेलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको मनपसंद जो है, हमें एक टीचर को एक समान शिक्षा देनी पड़ती है। वो एक मीडियम बाइलिंगुअल भी करेंगे तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ़ इंग्लिश में पढ़ाने लगें और बाकी लोगों को उसका फ़ायदा ना पहुँचे। तो ये एक डिमेरिट है कि कोई बोलेगा कि सर इंग्लिश में पढ़ाते हो ज़्यादा बेटर होता, ऐसी चीज़ें। इसमें एक और है पॉइंट है कि शिक्षक और छात्रों के मध्य संपर्क नहीं बन पाता है क्योंकि एक ही शिक्षक अनेक कक्षाओं में पढ़ाता है। संपर्क का मतलब इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट कह लीजिए, जैसे एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। अगर एक लोगों को पढ़ाता है या 4-5 तो एक इंडिविजुअल सबसे व्यवहार होता, कॉन्टैक्ट होता। लेकिन 50 लोगों को, जैसे हम जब कॉलेज में पढ़ाते हैं तो उसमें 50 बच्चे बैठे होते हैं, 50-60, तो उसमें इंडिविजुअल 2-4 लोगों से ही हो पाता है, सबसे नहीं हो पाता, संभव भी नहीं है। शिक्षक तो यहाँ पे लिखा है, हालाँकि ये सही नहीं है, यहाँ पे लिखा है कि इस विधि में या इस संप्रेषण के प्रकार में जो शिक्षक है वो सक्रिय रहता है लेकिन बालक निष्क्रिय रहते हैं और कक्षा में अधिकांश कमज़ोर छात्र चुपचाप बैठे रहते हैं, ये सच्चाई है। तो ये इसका डिमेरिट है, ये आप लोगों ने देखा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये माना जाता है कि सामूहिक शिक्षण में मंदबुद्धि बालक जो होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो या तो सबके साथ नहीं चल पाते हैं, फिर उस उन्हीं लोगों के लिए फिर उनके गार्जियन आप कह सकते हैं ट्यूशन या कोचिंग या ऐसी चीज़ें कराते हैं कि जिससे उनका बच्चा भी मेन स्ट्रीम में आ जाए, मुख्य धारा में आ जाए। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
और मैंने कोशिश की आप लोगों को एकदम एक सिंपल वे में, सिंपल तरीके में चीज़ों को समझाने के लिए, जिसमें हमने संप्रेषण का प्रकार देखा, उसमें हमने देखा कि वर्बल, नॉन वर्बल, शाब्दिक, अशाब्दिक, फिर मौखिक, लिखित, ये सब आप लोग एरो बना के नोट्स बना लेंगे और ये सारी चीज़ें इसमें 4-4 पॉइंट आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे कि व्यक्तिगत संप्रेषण के गुण कौन से हैं। वही पॉइंट लिखेंगे जो आपको लगे कि आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा या जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो वो चीज़ें याद रहेंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारे जो भी चीज़ें हैं, इसमें रटना कुछ नहीं है, बस समझना है और थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में और इसकी पीडीएफ आप लोगों को कुछ देर में ग्रुप में मिल ही जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।